हेलो एवरीवन, एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम सभी लोग इस विश्व के भूगोल में वायुमंडल के बारे में पढ़ रहे हैं आपका, और वायुमंडल की इस टॉपिक में हम सभी लोग वायुमंडल के कार्य के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और इस वीडियो में हम सभी लोग बात करने वाले हैं वायुमंडल के संगठन के बारे में, अर्थात हमारे वायुमंडल किन किन गैसों से मिलकर के बना है, उन गैसों के कार्य क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम सभी लोग इस वीडियो में बात करेंगे आपका। आइए देखते हैं आगे चल के। और ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए। तो वायुमंडल का जो फर्स्ट पार्ट है उसे आप सभी लोग जरूर देखेंगे, तभी ये सेकंड पार्ट आपको समझ में आएगा। क्योंकि जो वायुमंडल का फर्स्ट पार्ट है उसमें हमने ये चीजें लिखवा दिए हैं कि आखिर ये हमारा वायुमंडल हमारे लिए किस प्रकार से महत्वपूर्ण है आपका। इन सभी बातों की हम लोग चर्चा उसमें कर चुके हैं। वायुमंडल हमें किन चीजों से बचाता है, कौन कौन सी गैसेज का ऐसे हम लोग समझ सकते हैं, उन गैसों का कार्य क्या होता है। ठीक है, तो ये तमाम बातों की हम लोग चर्चा उसमें किए हैं, लेकिन इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आपका संगठन के बारे में। तो आप लोग हेडिंग बनाएंगे वायुमंडल का संगठन। यहां पर हेडिंग बनाएंगे आप लोग वायुमंडल का संगठन। अब वायुमंडल के संगठन में हम लोग बात करेंगे कि हमारा वायुमंडल किन गैसों से मिल करके बना है आपका। इन सारे पॉइंट्स की बात हम लोग करेंगे। तो देखिए, हमारे वायुमंडल की अगर हम लोग बात करें तो इसमें सबसे अधिक मात्रा में जो गैस है वो कौन सी है आपका, नाइट्रोजन है। और एक बात ध्यान देंगे आप सभी लोग, सभी विद्यार्थियों, कि यहाँ पर ये जो गैसेज होती हैं आपका ना, इन गैसों की मात्रा को पूछ लेता है परीक्षा में। ठीक है, यही सवाल में सबसे ज्यादा यहाँ से बनता है आपका। नाइट्रोजन की जब हम लोग बात करते हैं तो यह नाइट्रोजन जो है 78% अर्थात 78% हमारे वायुमंडल में विद्यमान है आपका, सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन। इसके बाद जो दूसरी सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है वो कौन सी है आपका, तो वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना परसेंट हमारे वायुमंडल में पाया जाता है, तो कहीं कहीं लिखा मिलता है आपका 21% और कहीं कहीं लिखा होता है 20.95% आपका। तो दोनों ऑप्शन सही होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपका। नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, और तीसरी सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है, तो आर्गन हो जाएगी आपका। कौन सी हो जाएगी, आर्गन। अभी हम लोग इन गैसों के बारे में अलग अलग बात करेंगे आपका, इनके कार्य क्या होते हैं, किस प्रकार से महत्वपूर्ण है। आर्गन की जब आप लोग बात करते हैं तो 0.93% आपका, 0.93% इसकी मात्रा पाई जाती है हमारे वायुमंडल में। और इसके बाद जो गैस है वो कौन सी हो जाएगी आपका, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी, अर्थात CO2, कार्बन डाइऑक्साइड आपका, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना। अब एक सवाल बनता है, बहुत सारे बच्चों का सवाल होता है कि क्या कार्बन डाइऑक्साइड का महत्व हमारे वायुमंडल में है। ये बात बहुत ज्यादा पूछी जाती है आपका कार्बन डाइऑक्साइड की आपका। और अन्य गैसों की हम लोग बात करेंगे, अगर अन्य गैसें भी हमारे वायुमंडल में पाई जाती हैं, इनकी मात्रा बड़ी कम होती है आपका, 0.04% क्या समथिंग ये अन्य गैसें पाई जाती हैं। और अन्य गैसों में अगर हम लोग बात करें कौन कौन सी गैसें, तो आप लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन, हीलियम, मेथेन, जेनान, रेडान, क्रिप्टान, वो सभी इसमें आ जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग लिख लेंगे हाइड्रोजन, हीलियम, मेथेन, जेनान, रेडान आदि। ठीक है, ये सभी गैसें आपका अन्य गैसों में आती हैं, और इनकी मात्रा जो है कितनी होती है, 0.04% आपका होती है आपका। ठीक है ना। तो आप इसे नोट करिए, फिर नेक्स्ट अगला पॉइंट हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। चलिए, अब कुछ विशेष बातें यहाँ पर आप लोग देखिए। सवाल ये बनता है कि हमारे वायुमंडल में यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में है आपका। अब एक बात होती है कि बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि सर अगर वायुमंडल में ऑक्सीजन का महत्व अधिक होता है, ऑक्सीजन हमें सांस लेने में मदद करता है, उसी के कारण सभी प्राणी यहाँ पर जीवित है, तो महत्वपूर्ण तो ऑक्सीजन होगा आपका। तो यहाँ पर प्रकृति ने हमें क्यों नाइट्रोजन 78% दे दिया, इसका क्या रोल है आपका। दूसरा चीज होता है, जब ऑक्सीजन हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है तो इसको बढ़ाकर अगर 78% हम लोग कर दें तो शायद पृथ्वी पर ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी आपका। ये तमाम बातें हैं, लेकिन देखिए कहते हैं ना कि प्रकृति ने हमारे लिए जो कुछ भी किया है वो बेहतर किया आपका। कहते हैं कि ईश्वर जो है आपके लिए वो चीज करता है जो आपके लिए अच्छा होता है, ऐसा नहीं कि जो आपको अच्छा लग रहा है वो चीज आपको दे देता है। तो यहाँ पर एक चीज ध्यान देंगे आप लोग, नाइट्रोजन किसी भी वस्तु को आसानी से जलने नहीं देती है। यह सवाल भी पूछता है कि नाइट्रोजन का महत्व क्या है हमारे वायुमंडल में, तो नाइट्रोजन किसी भी वस्तु को आसानी से जलने नहीं देती है।
और ऑक्सीजन जो होती है ये प्राणवायु गैस के साथ में ज्वलनशील गैस भी है, अर्थात ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही आग क्या होती है, जलती है। अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो आग नहीं जलेगी आपका, ठीक है। इसके बाद आता है आपका आर्गन। अब सवाल यह बनता है कि हमारे वायुमंडल में तीसरी सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है आपका। तो जैसे ही कहेगा कि तीसरी सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है, तो क्या बताएंगे आप लोग, आर्गन बताएंगे आपका, ठीक है। और सबसे ज्यादा किसकी मात्रा है, तो नाइट्रोजन की है। अब एक बात ध्यान देना, अभी मैं लिखवाऊंगा उसको, ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है आपका ना, ये दो गैसें मिल करके, मात्र नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये हमारी वायुमंडल का समथिंग 99% भाग जो है क्या करती हैं, कवर कर लेती हैं आपका। ये सवाल पूछता है आप लोगों से कि हमारे वायुमंडल का 99% भाग कौन सी गैसें घेर करके रखती हैं, तो क्या बताएंगे आप लोग, 99% भाग नाइट्रोजन और ऑक्सीजन घेर कर रखती हैं। इसके बाद अन्य गैसें होती हैं आपका जो 1% में होती हैं। अब सवाल देखो, आर्गन की बात करेंगे तो सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस है, तीसरी आर्गन है आपका, तीसरी सबसे बड़ी गैस हमारे वायुमंडल में। और एक विशेष पॉइंट, ये आर्गन एक अक्रिय गैस है। कैसी गैस है ये आर्गन, यह एक अक्रिय गैस है, नोट कर लेना, यह एक अक्रिय गैस है और यह अक्रिय गैसों में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है, सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। अक्रिय गैसों में सबसे अधिक मात्रा किसकी है, आर्गन की है हमारे वायुमंडल में। सवाल पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है, तो क्या बताएंगे आप लोग, आर्गन को बताएंगे। ये पॉइंट नोट कर लेना, क्योंकि वहां पे बहुत जल्दीबाजी में लड़के सवाल को गलत करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लेता हूँ, क्वेश्चन है आपका, ये पॉइंट नोट कर लेना, मैं इसे मिटा दे रहा हूं आपका, ठीक है ना। आइए सवाल को हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, एक क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे आप लोग तो बहुत बेहतरीन समझ आएगा आपको। देखिए सवाल ये है कि निम्न में से सबसे अधिक, निम्न में से अधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस, निम्न में से सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस है वायुमंडल में। यहां लिख देंगे आप सभी लोग, वायुमंडल में पाई जाने वाली सर्वाधिक मात्रा में, निम्न में से अधिक मात्रा में पाई जाने वाली, निम्न में से अधिक मात्रा में वायुमंडल में अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है, यहां ब्रैकेट में लिख देता हूं वायुमंडल। यानी कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है आपका, ऑप्शन दे देता है, ऑप्शन ए दे देगा हीलियम, लिख देगा आपका हीलियम, बी लिख देगा जेनान, सी लिख देगा आपका आर्गन और डी लिख देगा, क्या हो गया, हीलियम, जेनान, आर्गन और रेडान। अब इससे सवाल आपसे करेगा कि निम्नलिखित में से सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है हमारे वायुमंडल में, तो आप किसको उत्तर में टिक करेंगे आप सभी लोग। तो यहां पर जो सही होगा ऑप्शन, वो ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अर्थात आर्गन आपका। यानी कि अक्रिय गैसों में सबसे अधिक मात्रा में जो पाई जाने वाली गैस है आपका, वो कौन सी हो जाएगी, तो आर्गन हो जाएगी आपका। यहां पर याद रखना, अगर आर्गन के परसेंटेज को पूछता है कि समथिंग कितना परसेंट आर्गन पाई जाती है, तो 0.93%। अब कभी कभी परीक्षा में इसके नियर अबाउट करके देता है, जैसे 0.92%। अब अगर ये 3 नहीं है और 0.92% हो गया आपका, तो इसको आप लोग टिक कर देंगे। इसलिए नियर अबाउट करके देता है सवाल में आंकड़ों को, और जब सीधे सीधे सवाल करेगा कि सबसे अधिक मात्रा में कौन सी अक्रिय गैस पाई जाती है, तो आप आर्गन को टिक कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट अगले पॉइंट को हम लोग देखते हैं। सारे पॉइंट्स को आप लोग नोट करते चलिए, ये सवाल भी आप लोग नोट कर लेना, क्योंकि सीधे सवाल ऐसे ही पूछा जाता है परीक्षा में आपका। और लेखपाल के लिए और खास करके सुपर टेट वाले बच्चों के लिए तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर नोट करेंगे आप लोग। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड की हम लोग बात कर लेते हैं। अब सवाल ये बनता है कि क्या कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को सब लोग कह रहे हैं कम करो, तो क्यों ना इसको खत्म कर दिया जाए। अगर खत्म कर देते हैं आप सभी लोग हमारे वायुमंडल से, तो क्या ये हमारे लिए उपयोगी सिद्ध होगी, ठीक है, ये बात होती है आपका।
अब आइए इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए CO2 का काम क्या होता है, पहले इसको जानो। CO2 का काम ये होता है कि पृथ्वी का जो औसत तापमान है, पृथ्वी का औसत तापमान, ये उसको जो है बनाए रखती है। क्या करती है? बनाए रखती है। यानी कि पृथ्वी के औसत तापमान को ये क्या करती है? बनाए रखती है आपका। ये CO2 जो है ये पृथ्वी के औसत तापमान को बनाए रखती है, और यही जो है CO2 ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी भी है आपका। ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी भी है। कौन सी गैस? आपका CO2 आपका। अब एक सवाल बहुत सारे बच्चों को होता है कि आखिर ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं आपका। तो ग्लोबल वार्मिंग जान लो किसे कहते हैं। पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि जो हो रही है उसे क्या कहता है? ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है। पृथ्वी के औसत तापमान में होने वाली वृद्धि को ग्रीन हाउस प्रभाव कहा जाता है, ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। और अगर जानना चाहो पृथ्वी का औसत तापमान कितना है, पृथ्वी का औसत तापमान, पृथ्वी का औसत तापमान, औसत तापमान, तो पृथ्वी का औसत तापमान है आपका 15 डिग्री सेल्सियस। इस समय 15 डिग्री सेल्सियस पृथ्वी का औसत तापमान है आपका। ठीक है, अब सवाल ये बनता है कि ये जो CO2 है इसकी क्या महत्व है। तो देखो ध्यान दो आप सभी लोग, CO2 जो है ये पृथ्वी के टेम्परेचर को बना करके रखती है, वेल मेंटेन। लेकिन अगर इसकी मात्रा बढ़ती है तो भी नुकसानदायक है, और इसकी मात्रा घटती है तो भी नुकसानदायक है आपका। बढ़ेगी तो क्या नुकसान है, इसको सुन लेते हैं यहाँ पर। देखिए, जब CO2 की मात्रा बढ़ेगी तो ग्लोबल वार्मिंग फैलेगी। ग्लोबल वार्मिंग में जब हीटिंग बढ़ेगी तो जो ध्रुवों पर बर्फ जमी हुई है, हमारे पृथ्वी के ध्रुवों पर जो बर्फ जमी हुई है, वो बर्फ जब पिघलेगी तो जल कहाँ पे जाएगा? नदियों में जाएगा आपका। नदियों से होकर के महासागरों में जाएगा, और महासागरों का जल तो ऑलरेडी फैला हुआ है। 97% जल महासागरों का ही है। और वैसे देखा जाए पूरे स्थल खंड को लेकर के तो जो हमारे पृथ्वी पर जलीय भाग है वो कितना है आपका? 71% है आपका। कितना है? 71% है ना। और 29% भाग पर स्थल खंड है आपका। तो ये जो 71% पर अगर हम लोग बात करें जल है, तो और इसकी मात्रा जब बढ़ेगी तो आप कहाँ जाएंगे? स्थल खंड भाग डूबेगा, और स्थल खंड भाग डूब जाएगा जब पूरा, तो आप रहेंगे कहाँ? ये मानव जाति, जीव जंतु कहाँ रहेंगे आपका? किसी अन्य ग्रह पर तो उड़ करके ये लोग जाएंगे नहीं आपका। ठीक है, तो इसीलिए कहा जाता है कि अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो हमारे लिए खतरा है आपका। ठीक है, और अगर यह कम हो जाए, दूसरा चीज है कि अगर इसकी मात्रा बढ़ेगी तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा? फिर पेड़ पौधे झुलसने लगेंगे, सूखने लगेंगे, जल स्तर कम होने लगेगा। जो पेयजल है आपका, भूमिगत जल का जल स्तर कम होने लगेगा आपका, और उससे क्या होगा आपका? फिर पीने के लिए पानी नहीं मिलेगा आपको। ठीक है ना। तो इसलिए कहा यह जा रहा है कि CO2 की मात्रा को हमें बनाए रखना चाहिए, हमें ग्लोबल वार्मिंग से पृथ्वी को बचाना चाहिए। बचाने का सिर्फ एक तरीका है कि आप लोग वृक्ष लगाएं, अधिक से अधिक पेड़ों को लगाएंगे। ठीक है, पेड़ों की जो आबादी है उसे कम ना करें, जिससे आप ग्लोबल वार्मिंग को रोक सकते हैं आपका। दूसरा चीज ये है कि अगर CO2 की मात्रा पृथ्वी पर कम हो जाती है तो क्या होगा आपका? अगर CO2 की मात्रा पृथ्वी पर कम होती है ना, तो जो ऐसे हम लोग समझ सकते हैं कि जो जैव विविधता है वो सबसे ज्यादा प्रभावित हो गया आपका। जैसे सीड्स होते हैं, जो कोई फसल होती है या किसी भी खाद्य पदार्थ के जो सीड्स होते हैं, जैसे गेहूं हो गया, मटर हो गया, तमाम सीड्स होते हैं, जब इनको हम लोग खेतों में बोते हैं ना, तो वो हीटिंग के कारण ही अंकुरित होते हैं आपका। अगर हीटिंग नहीं होगी, उष्मा नहीं होगी, तो उनमें अंकुरण नहीं होगा, और जब अंकुरण नहीं होगा तो फिर जैव विविधता समाप्त हो जाएगी आपका। पेड़ उगेंगे नहीं, और यहाँ से पेड़ पौधे समाप्त होने लगेंगे, जिससे ये पूरी पृथ्वी ठंडा मरुस्थल का रूप ले लेगी, और यहाँ से वनस्पतियां क्या होंगी आपका? समाप्त हो जाएंगी। जब यहाँ से वनस्पतियां समाप्त हो जाएंगी तो क्या होगा? मानव जाति भी यहाँ से समाप्त हो जाएगी आपका। तो इस प्रकार से CO2 का होना बहुत जरूरी है, लेकिन इसकी एक मात्रा सीमित होनी चाहिए। जैसे आप सभी लोग स्वेटर पहन लेते हैं, स्वेटर पहनने के बाद हमें गर्मी महसूस होती है आपका। अगर ये CO2 नहीं होती तो वो हीटिंग आपको महसूस नहीं होती, फिर आपका भी जीना मुश्किल हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो इसलिए इसका होना बहुत जरूरी है। इसकी मात्रा को न तो कम होने चाहिए और न ही अधिक होना चाहिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट अगला है अन्य गैसों की हम लोग बात कर लेते हैं। ये हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, जेनान, रेडान, ये अन्य गैसें हमारे पृथ्वी पर पाई जाती है, जिनकी मात्रा बहुत कम होती है आपका वायुमंडल में। अब एक सवाल रेडान से बन जाता है आपका, ध्यान देना। ये जो रेडान गैस है ना, ये रेडान गैस मिट्टी में जो है बैठ जाती है। जो हमारी भूपर्पटी है, क्रस्ट है, ये बैठ जाती है, उसमें भारी होने के कारण जो है ये बैठ जाती है। इस जो भूपर्पटी है उसमें जब भूकंप हलचल होता है, जो भूकंपीय हलचल होता है, भूकंप आने को होता है आपका,
तो इसकी मात्रा वायुमंडल में बढ़ने लगती है, रेडान की उपस्थिति दर्ज होने लगती है आपका। ये वायुमंडल में होती है लेकिन वायु में नहीं होती, ये बैठ जाती है भूपर्पटी में, और जब इसकी मात्रा वायुमंडल में बढ़ने लगती है आपका रेडान की, तब क्या होता है, तो ये समझ में आ जाता है कि भूकंप आने वाला है। अब यहीं से सवाल पूछता है कि किस गैस की मात्रा वायुमंडल में बढ़ने से यह ज्ञात होता है कि भूकंप आने वाला है। क्या बताएंगे आप लोग, रेडान। रेडान की मात्रा का बढ़ना भूकंप के आने का संकेत होता है। रेडान की मात्रा का बढ़ना भूकंप के आने का संकेत होता है। पॉइंट को नोट कर लेंगे आप सभी लोग, ठीक है। तो ये सारी विशेषता रही इन गैसों के बारे में। अब एक एक करके आप सभी लोग सबके बारे में नोट करो, इसे आप नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट अगले पॉइंट की तरफ हम बढ़ते हैं। चलिए, अब एक सवाल यहां पर पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैसें हमारे वायुमंडल की अस्थायी गैसें कहलाती हैं, और कौन सी वे गैसें हैं हमारे वायुमंडल की जिन्हें हम लोग अस्थायी गैसों के नाम से जानते हैं। ये भी सवाल बहुत ज्यादा पूछता है आप लोगों से। आइए हम लोग लिख लेते हैं इसको कि वे कौन कौन सी गैसें हैं जिन्हें हम सभी लोग अस्थायी गैसें कहते हैं, और वे कौन कौन सी ऐसी गैसें हैं जिन्हें हम लोग अस्थायी गैसों के नाम से जानते हैं आपका। ठीक है, तो लिखेंगे आप लोग, हेडिंग बनाओ, वायुमंडल के तत्व। वायुमंडल, या सीधे आप लिख लें अस्थाई तत्व या अस्थाई तत्व, चलो लिख लेते हैं वायुमंडल के तत्व। वायुमंडल के तत्व। अब इसमें ध्यान दो, इसमें दो प्रकार से आप लोग लिखेंगे, एक हो जाएगा अस्थाई तत्व, अस्थाई तत्व हो जाएगा, और दूसरा हो जाएगा यहां पर अस्थाई तत्व, अस्थाई तत्व। अस्थाई तत्व और अस्थाई तत्व, ये दोनों पॉइंट्स आप लोग नोट करिए। अस्थाई तत्व की अगर हम लोग बात करेंगे तो आप लोग जानते हैं कि हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन कौन सी गैसें हैं आपका, तो नाइट्रोजन हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा, और दूसरा यहां पर हो जाएगा ऑक्सीजन। ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की जो मात्रा है ये घटती बढ़ती नहीं है हमारे वायुमंडल में। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की मात्रा घटती बढ़ती नहीं है, जिसके कारण इसे हम लोग क्या कहते हैं, अस्थायी गैसों के रूप में जानते हैं। और इनकी मात्रा की हम लोग बात करें तो ये गैसें दोनों मिल करके 99% भाग हमारे वायुमंडल का ये घेर करके रखती हैं आपका, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। अस्थायी गैसों के बारे में आप लोग बात करिए, अस्थायी गैसें कौन कौन सी होती हैं आपका, यानी कि जिनकी मात्रा घट और बढ़ सकती है, उन्हें हम लोग क्या कहेंगे, अस्थायी गैसों के नाम से जानते हैं। चलिए, अस्थायी गैसों में आप लोग बात करेंगे, सबसे पहले हो जाएगा इसमें जलवाष्प। जलवाष्प की मात्रा भी घटती और बढ़ती है। जलवाष्प से हमें फायदा क्या होता है, तो इसी जलवाष्प के कारण संघनन होता है और वर्षा होती है आपका, अर्थात जलवाष्प का होना बहुत जरूरी है। आप लोग देखे होंगे कि जब पूर्वा हवा चलती है तो क्या नमी महसूस होती है, आपको गर्मी ज्यादा होने लगती है, उमस होने लगती है, अर्थात ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। क्या कहेंगे आप, वायुमंडल में जो है जलवाष्प की मात्रा बढ़ जाती है और गर्मी होने लगती है आपको सबसे अधिक। ठीक है, और वही गर्मी होती है तो फिर बरसात होती है। पुराने लोगों से आप लोग पूछेंगे तो वो लोग जैसे पूर्वा हवा चलती है तो लोग कहते हैं कि अब बारिश होगी आपका, तो पूर्वा हवा बंगाल की खाड़ी से मानसून के आने का संकेत देती है, मानसूनी हवाएं होती हैं आपका, ठीक है ना, और वो जलवाष्प लिए होती हैं, और जैसे ही हवाएं आती है तो ये अनुमान लगा लिया जाता है कि अब बारिश होने वाली है आपका। अस्थायी गैसों में दूसरी गैस होती है आपका CO2, कार्बन डाइऑक्साइड होती है आपका, इसकी भी मात्रा क्या होती है, घटती है और बढ़ती रहती है आपका। इसके बाद क्या हो जाएगा आपका, ओजोन भी अस्थायी गैसों में होता है, लिख लेंगे यहाँ पर आपका ओजोन। अभी ओजोन के बारे में आगे आप लोग पढ़ेंगे। ओजोन से सवाल ये बनता है किस मंडल में ये पाया जाता है वायुमंडल के, तो समताप मंडल में पाई जाती है। किसमें आपका, समताप मंडल में। समताप मंडल में ये सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है आपका, ठीक है ना, सबसे ज्यादा घनत्व इसका किस मंडल में होता है, तो समताप मंडल में इसका सबसे अधिक घनत्व होता है आपका ओजोन का। इसके बाद क्या होता है आपका, CH4 हो जाएगा आपका, मेथेन होता है CH4, या इसे क्या कहते हैं आप लोग, मेथेन कहते हैं। इसके बाद है जेनान, जेनान, रेडान, क्रिप्टान आदि, ये सभी गैसें होती हैं आपका जो अस्थायी गैसों में आती हैं आपका। ठीक है, इन सारे पॉइंट्स को आप लोग अपडेट कर लें, नोट करिए, फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, ये सभी गैसें जो होती हैं ये अस्थायी गैसें होती हैं, एक बार पुनः देखेंगे आप लोग, जलवाष्प CO2, ओजोन, CH4, मेथेन हो जाएगा आपका, जेनान, रेडान, क्रिप्टान, ये सभी गैसें जो होती हैं ये अस्थायी गैसें होती हैं, और ये सभी गैसें क्या होती हैं,
अस्थायी गैसें होती हैं आपका। चलिए इसको मिटा देते हैं, फिर आगे अगली हेडिंग आप सभी लोग बनाओ नाइट्रोजन। अब एक एक करके सबके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो ये नाइट्रोजन को आप सभी लोग सबसे पहले हेडिंग बनाएंगे आप लोग, ठीक है। इसके बारे में पहले लिखते हैं आपका। वीडियो को एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए, क्योंकि जो बच्चे आप लोगों के संपर्क में हैं तैयारी करने वाले, उन्हें ये वीडियो जरूर शेयर करें, और टेलीग्राम लिंक से आप सभी लोग जरूर जुड़ जाएंगे आप लोग, ठीक है ना। टेलीग्राम लिंक को आप लोग ज्वाइन करेंगे। हेडिंग बनाएंगे आप सभी लोग नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के बारे में आप लोग क्या जानते हैं और कौन कौन सी बातें इंपॉर्टेंट होती हैं, ये सभी पॉइंट्स हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए पहला पॉइंट यहाँ का ये बनता है नाइट्रोजन का कि ये पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है आपका, ठीक है ना। नोट करिए आप लोग, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है। यानी कि हमारी पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है आपका कौन सी, वायुमंडल, नाइट्रोजन आपका। नाइट्रोजन की दूसरी विशेषता ये होती है कि यह हमारे वायुमंडल की किसी भी वस्तु को जो है ये आसानी से जलने नहीं देती है, अर्थात ये गैस को फैलने आग को फैलने नहीं देती है आपका, ठीक है ना। तो यहां पर लिखेंगे नाइट्रोजन किसी भी वस्तु को आसानी से जलने नहीं देती है, यानी कि यह किसी भी वस्तु को आसानी से जलने नहीं देती है, अर्थात यह आग को फैलने से क्या करती है, रोकती है। नाइट्रोजन गैस आग को फैलने से क्या करती है, रोकती है आपका, ठीक है ना। और इसी से पेड़ पौधे भी जो है प्रोटीन गैस का क्या करते हैं, प्रोटीन का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं आपका, ठीक है ना। तो लिख लेंगे आपका पेड़ पौधे प्रोटीन का निर्माण करते हैं। पेड़ पौधे प्रोटीन का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। किससे, नाइट्रोजन से जो है पेड़ पौधे प्रोटीन का निर्माण करते हैं। आप लोग देखे होंगे कि जब कोई फसल हो या पेड़ पौधे होते हैं, उसमें जो आप लोग दवाइयाँ या जैसे जिप्सम वगैरह या खाद में जब कुछ मिलाने के लिए आप लोग लाते हैं, तो उस पर देखेंगे तो नाइट्रोजन की मात्रा लिखी होती है कि कितना % नाइट्रोजन है आपका। ऐसे समझ लो आप लोग कि धान जब पीला होने लगता है तो उसमें नाइट्रोजन डाला जाता है आपका, जिप्सम डाला जाता है जिसमें नाइट्रोजन की भी मात्रा उस पैकेट में होती है आपका, और उससे क्या होता है, ये पौधों को प्रोटीन मिल जाता है आपका, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन से पौधे क्या करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं, और इससे पौधों में क्या होता है, वृद्धि होती है आपका, ठीक है ना। प्रोटीन का निर्माण करने से क्या होता है, वृद्धि होती है आपका, ठीक है ना। चलिए अगला लिखेंगे आप सभी लोग, नाइट्रोजन गैस वायुमंडल का सबसे महत्वपूर्ण घटक माना जाता है आपका। वायुमंडलीय दाब का सबसे महत्वपूर्ण घटक यही होता है नाइट्रोजन। एक विशेष पॉइंट इसका ये बनता है आपका कि वायुमंडलीय दाब का क्योंकि इसकी मात्रा सबसे अधिक होती है आपका, वायुमंडलीय दाब का प्रमुख घटक है। यानी कि वायुमंडलीय दाब की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह सबसे महत्वपूर्ण घटक माना जाता है आपका वायुमंडलीय दाब का। और नाइट्रोजन गैस रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन गैस होती है आपका, ठीक है। इसे नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला पॉइंट आप लोग नोट करेंगे कि यह रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन गैस है। लिखिए, यह रंगहीन तथा गंधहीन एवं स्वादहीन गैस है। स्वादहीन गैस है। एक बात और, नाइट्रोजन गैस के बारे में एक विशेष पॉइंट और बनता है आपका। आप लोगों ने देखा होगा कि जो रंगमंच के कार्यक्रम होते हैं, जो स्टेज प्रोग्राम होते हैं, उसमें कृत्रिम धुआं निकलता रहता है आपका, ठीक है। यानी कि रंगमंच के जो कार्यक्रम होते हैं वहां जो कृत्रिम धुआं होता है आपका, वो किससे बनता है आपका, तो नाइट्रोजन
गैस ही होती है आपका जो आपका कृत्रिम धुएं के रूप में दिखाई देता है आपका, ठीक है ना। तो लिख लेंगे आप सभी लोग, इसका उपयोग रंगमंच के कार्यक्रमों में कृत्रिम धुएं के रूप में किया जाता है। यानी कि इसका उपयोग जो है ये कृत्रिम धुएं के रूप में किया जाता है आपका रंगमंच के कार्यक्रमों में, जो है कृत्रिम धुएं के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है आपका। ये काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोग जैसे कुछ धारावाहिकों में आप लोग देखते होंगे कि भगवान लोग चल रहे हैं और उसमें धुआं उड़ रहा है आपका, ठीक है ना। या कहीं स्टेज जैसे जयमाल वगैरह भी लगता है आपका, शादी वगैरह के प्रोग्राम में आप लोग देखेंगे, या कोई एनिमल नाटक वगैरह का जो प्रोग्राम होता है वहां पे भी देखेंगे आप लोग। तो जो रंगमंच जो स्टेज शो करने वाले होते हैं, साइड से धुआं निकलता रहता है उसमें, तो वो जो धुआं उड़ता है आपका वो क्या होता है, वो यही नाइट्रोजन होता है आपका। नेक्स्ट अगला पॉइंट लिखेंगे आप लोग जो काफी इंपॉर्टेंट है आपका, कि अंडाणुओं, लिखेंगे आप सभी लोग, अंडाणुओं एवं शुक्राणुओं शुक्राणुओं को लंबे समय तक जीवित रखने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। अब देखिए, जो अंडाणु होते हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए जो है, और जो शुक्राणु होते हैं उन्हें सुरक्षित रखने के लिए जो है, ये नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है आपका, नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है आपका। जैसे आप लोग देखे होंगे जो भैंस वाले डॉक्टर होते हैं आपका, उनके जो सीमन रखते हैं उसमें आप लोग देखेंगे एक बाटल होता है, उस बाटल को जब वो खोलते हैं तो उसमें से धुआं निकलने लगता है आपका। तो उसमें जो शुक्राणु को वो रखते हैं ना, वो नाइट्रोजन होता है आपका, उसी के अंदर उसको जीवित रखा जाता है। तो डॉक्टरों के यहाँ ये होता है, इसको आप लोग देख सकते हैं जाकर के, उसमें से धुआं निकलता रहता है और उसी में जो है वो लोग रखते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, नाइट्रोजन गैस ही होती है आपका, जिसमें ये सुरक्षित रह सकता है आपका, ठीक है ना। तो विशेष पॉइंट ये है आपका कि अंडाणुओं को जो है और शुक्राणुओं को लंबे समय तक जीवित रखने के लिए हमें नाइट्रोजन गैस की जरूरत पड़ती है आपका, ठीक है। ये सभी फैक्ट जो है नाइट्रोजन गैस के थे और काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे आपका, इसे आप लोग नोट कर लेंगे। और इस वीडियो में हम सभी लोग नाइट्रोजन गैस तक ही चर्चा करेंगे क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट अगली वीडियो में बाकी सभी गैसों के बारे में ऐसे डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे आपका, ठीक है ना। तो अब आप सभी लोग हमें इजाजत दीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले पॉइंट्स के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।